हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 12th की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट आज से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हमारा पहला अध्याय है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि मेरे इस चैनल पर आप अंत तक बने रहिए। इस चैनल पर आपको क्लास 12th की पूरी फिजिक्स अवेलेबल कराई जाएगी। साथ ही हमारे चैनल पर केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस भी चलती हैं, और आप उसे प्लेलिस्ट में या हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे, फिर हम अध्याय के अंदर इंटर करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। और पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसका अर्थ क्या होता है? स्थिर विद्युत की। हिंदी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की। ये हमारा पहला यूनिट है। पहले यूनिट को जान लेते हैं कि इस यूनिट में हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। तो इसे हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत की। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत की। इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर विद्युत की होता क्या है। देखिए, जिस तरह से इसका नाम है ठीक उसी तरह से इसकी परिभाषा भी होगी। विज्ञान जैसे एक पेड़ होता है, उसमें कई टहनियाँ, शाखाएँ निकलती हैं, फिर शाखाओं से भी छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं। ठीक इसी तरह से साइंस एक पेड़ है, एक जड़ है, उससे निकलने वाली जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ज्योग्राफी, ये सारी क्या हैं? शाखाएं हैं। होम साइंस है, ये सब शाखाएं हैं, और इनसे निकलने वाली छोटी छोटी शाखाएं, इनके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से साइंस की एक शाखा है जो कि हमारी फिजिक्स है, और फिजिक्स की भी एक छोटी सी शाखा है जिसे हम स्थिर विद्युत्की के नाम से जानते हैं। इसमें हम देखेंगे किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास स्थित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसी को फिजिक्स कहते हैं। आपने ये क्लास फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखा होगा कि फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स में क्या क्या बातें हम पढ़ते हैं। ये सारी बातें हम फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, यानी स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक है डियर, इसे लिख भी लेते हैं। देखिए, ये भौतिक विज्ञान की शाखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिखते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों या स्थिर आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं
स्थिर विद्युतकी कहलाता है। स्थिर विद्युतकी कहलाता है। अर्थात हम इस अध्याय में आवेश स्थिर होंगे उनके गुणधर्मों की बात करेंगे, आवेश चल नहीं रहे होंगे, ठीक है, ऐसे आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे कहलाता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तथा विभवांतर, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे और किसका चर्चा करेंगे, विभवांतर की, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल की बात करेंगे। तो सामान्यतः तो हम इसमें स्थिर आवेशों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। हमने शब्द का नाम लिया है सामान्यतः, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस अध्याय में हम ऐसे आवेशों की भी बात करेंगे जो मूव कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट वहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को कि सर आप पहले तो बोले हैं कि इस अध्याय में हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर अब आवेश मूव कैसे कर रहे हैं, तो उसे भी हम समझ लेते हैं। आवेश जब मूव करेंगे तो वहाँ पर कोई बाह्य स्रोत नहीं लगाया जाएगा, वो आवेशों स्थिर आवेशों के कारण ही उसमें गति होगी, इसलिए उसे हम स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत ही समझ सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यदि आवेश चल रहा है, यदि आवेश चल रहा है किंतु उस आवेश के चलने का कारण, उस आवेश के चलने का कारण कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं है, नहीं होता, नहीं होगा, इस तरह से कह सकते हैं। तो ऐसे आवेशों की भी बात करेंगे जो आवेश मूव कर रहे होंगे, लेकिन उस आवेश के जो चलने का कारण होगा वह कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं होगा। जैसे इसे समझ लेते हैं, आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि माइनस चार्ज और माइनस चार्ज हों या फिर प्लस चार्ज या फिर प्लस चार्ज हों तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि माइनस चार्ज के समीप माइनस चार्ज आएगा तो अभी क्या है, ये स्थिर अवस्था में है, तो ये एक आवेश दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और यह आवेश यहाँ से खिसक कर दूर चला जाएगा। तो ये आवेश जो है पहले से तो स्थिर थे, लेकिन इनके अंतर्गत बल लग रहा है और तब यह आवेश मूव कर रहा है। तो पहले तो आवेश स्थिर ही थे ना, इसलिए इस आवेश की गति को भी हम स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत ही समझेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसे ही आवेशों की मूव करने की बात इसमें होगी, जो कि स्थिर आवेशों की बात होगी। अब इसमें समझते हैं कि बाह्य ऊर्जा स्रोत क्या है। बाह्य ऊर्जा स्रोत का अर्थ ये है कि हम इसमें कोई बैटरी लगा दें तब आवेश मूव करे, तो ये बाह्य ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। यदि आवेश को प्रतिकर्षित करे या आकर्षित करके गति उसमें हो रही है तो ये स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत ही समझा जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हम स्थिर विद्युतकी को समझ सकते हैं। ये तो हमारे यूनिट की बात हुई। पूरे यूनिट में हम स्थिर आवेशों की ही बात करेंगे। यदि वहाँ पर आवेश मूव करने की बात होगी तो केवल तभी होगा जब स्थिर आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है,
ये चीज़ समझना है। अब हम अध्याय में इंटर करेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट, अब हम इसके चैप्टर के अंदर इंटर करेंगे और हमारा इसमें पहला टॉपिक होगा भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। एनसीईआरटी की कंप्लीट फिजिक्स में हमेशा आपको एक इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा और इंट्रोडक्शन यह बताता है कि यह चैप्टर हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार रिलेटेड है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पर देखने को मिलता है, पहले इस बात पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के समय में जब हम ऊनी वस्त्र को निकालते हैं, वूलन क्लॉथ्स को अर्थात निकालते हैं, तो क्या होता है, एक चट चट की आवाज़ होती है। स्त्रियों के सिल्क की साड़ियों या किसी भी सिल्क के कपड़े को आप अगर रगड़ते हैं तो एक चट चट की आवाज़ आती है। तो यह भी स्थिर विद्युत्की का ही एक उदाहरण है। यदि आप कार या बस की सीट पर बैठे हों और वहाँ से ज़रा सा खिसकें तो उसके समीप उससे लगा हुआ यदि लोहे सीट से लगी लोहे को यदि आप टच करते हैं तो हल्का सा हमें कभी कभी झटका लग जाता है। तो यह भी क्या है, स्थिर विद्युत्की के आवेश के ही कारण होते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। यह था इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत्की के बारे में इसमें बात कर ली है। अब हम इसमें देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन बहुत खास नहीं होता, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं और ये कुछ बातें हमने बता दी है जिससे आप अच्छे से उसे समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आप देख सकते हैं 600 ईस्वी पूर्व ग्रीस के निवासी थेल्स ने देखा कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज़ के टुकड़े, तिनका इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस के इलेक्ट्रॉन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ एम्बर ही है। यानी एम्बर नामक पदार्थ को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ऐसा ग्रीस देश के निवासी थेल्स ने देखा था। इसके बाद कुछ समय पश्चात और भी साइंटिस्टों ने देखा कि कुछ और भी वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उसमें भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जब किसी वस्तु को हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ विद्युतमय हो गया है, अर्थात उसने चार्ज ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं है कि हर किसी वस्तु को किसी वस्तु से रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ वस्तुओं के निश्चित जोड़े होते हैं जिनको आपस में रगड़ने से उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कंघी को सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो उसमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ऐसा आप लोगों ने बचपन में किया भी होगा। यदि आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप चाहें तो इसका प्रयोग खुद भी कर सकते हैं। आप कंघी को सूखे बालों पर रगड़ें और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लें और जब कंघी को उन कागज़ के टुकड़ों के समीप ले जाएंगे तो कंघी में वह कागज़ के टुकड़े क्या होंगे, चिपक जाएंगे, अर्थात आकर्षित हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि कंघी में आवेश आ गए हैं, चार्ज आ गया है। ठीक है, वो उसे आकर्षित कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस के इलेक्ट्रॉन शब्द से ही लिया गया है जिसका अर्थ क्या है, एम्बर है। इसमें कुछ और भी जोड़े हैं, केवल सूखे बालों पर कंघी को रगड़ने से ही नहीं बल्कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ने से भी ऐसे ही घटनाएं घटित होती हैं। तो इसे हम लिख भी लेते हैं। देखिए, जब
इस टॉपिक को देखेंगे। जब आप कांच की छड़ को क्या करते हैं, कांच की छड़, ठीक है, कांच की छड़, यहाँ पर एक कांच की छड़ ले सकते हैं आप, और यहाँ पर रेशम का कपड़ा ले लें, रेशम का कपड़ा, रेशम के कपड़े से इसे रगड़ें, और ठीक इसी तो भी इस कांच के छड़ के अंदर छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक इसी तरह से यदि आप ऊनी वस्त्र ले लें या फिर बिल्ली की खाल ले लें, बिल्ली की खाल या ऊनी वस्त्रों से एबोनाइट की छड़ को, क्या, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ से रगड़ें तो भी इसमें भी इस छड़ में भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब एबोनाइट की छड़ क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एबोनाइट की छड़ क्या होती है। तो एबोनाइट की जो छड़ है वह एक कठोर प्लास्टिक का छड़ होता है, उसी को हम एबोनाइट की छड़ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रगड़ने पर इनमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब इसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने कुछ और भी ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद उन्होंने कुछ और भी प्रयोग किए। यदि यहाँ पर देखेंगे, यदि हम कांच की छड़ को रगड़ें तो इसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आया, यही क्रिया इसमें भी हुआ। उसके बाद यदि यहाँ पर देख लीजिए, यदि किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक दृढ़ आधार से हम लटका दें, ठीक है, लटका कर दूसरे कांच की छड़ के समीप ले जाएं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कांच के छड़ की, ठीक है। मान लीजिए यह एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, ठीक है, और इसी के सामने एक दूसरे कांच की छड़ हम ले लें, वह भी रेशम के कपड़े से क्या हो, रगड़ा गया हो। यह भी एक कांच की छड़ है, यदि हम इन दोनों को समीप ले आए तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक इसी तरह से यदि दो एबोनाइट की छड़ों को बिल्ली की खाल या ऊनी वस्त्रों से रगड़ दिया जाए तो इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर यदि हम एक दृढ़ आधार से, एक धागे से एबोनाइट की छड़ को, कौन सी छड़, एबोनाइट, यहाँ पर हम एबोनाइट की छड़ को यदि हम यहाँ पर लिख लेंगे एबोनाइट, एबोनाइट की छड़, और ठीक इसी तरह से एक दूसरा एबोनाइट की छड़ भी हम इसके समीप लेकर आएं तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यह भी हमारे एबोनाइट की ही छड़ है। एबोनाइट की छड़, ठीक है। तो इन दोनों में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। परंतु यदि एक कांच की छड़
मतलब कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊनी वस्त्रों से रगड़कर इन दोनों को एक दूसरे के समीप यदि लाया जाए तो क्या होगा? इन दोनों को यदि एक दूसरे के समीप ले आएंगे तो इन दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। तो इस तरह से देखा गया कि वस्तुओं में दो प्रकार के गुण आते हैं, एक आकर्षण का गुण और एक प्रतिकर्षण का गुण आता है। तो इससे पता चलता है कि इनमें दो प्रकार के ऐसे कण होते हैं जिनके कारण ये दो प्रकार के गुण आ रहे हैं, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का। तो देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर जाते हैं। और आप पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर अधिक होते हैं वहाँ पर ऋणावेशों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। यानी इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसमें इस पर ऋण आवेश आ जाएंगे और साथ ही इस पर क्या हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और यह भी क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। और साथ ही ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की जहाँ पर कमी होती है वहाँ धनावेशों की अधिकता होती है। मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाहरी कक्षाओं में होता है और प्रोटॉन उसके नाभिक में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन को रगड़कर हम या कोई बल देकर उसके कोश से बाहर निकाल सकते हैं, परंतु नाभिक के अंदर स्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को हम आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चला जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी? धनावेशों की संख्या अधिक हो जाएगी। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी ना। तो इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे तो वहाँ धन हो गया और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अधिक हो गए। तो इस तरह से आवेश क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब आपने देखा कि कांच की छड़ को जब आप एबोनाइट की छड़ के समीप ले गए तो यहाँ पर क्या हुआ? आकर्षण हुआ ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यानी ये प्लस आवेश था अर्थात ये धनावेशित था और ये क्या था? ऋणावेशित था। तो इस प्रक्रिया में ये दोनों एक दूसरे को क्या किए? आकर्षित कर लिए। क्या किए? आकर्षित कर लिए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और देखिए, समान जब कांच की छड़ और कांच की छड़ थी तो कांच की छड़ पर क्या है? प्लस है ना। तो प्लस प्लस क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और एबोनाइट की छड़ को हमने यहाँ पर देखा, ये ऋणावेशित था तो यहाँ पर भी ऋणावेश है। ऋणावेशों में भी प्रतिकर्षण हुआ और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस चार्ज थे इस पर, तो प्लस चार्जेस में भी क्या हुआ? प्रतिकर्षण ही हुआ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब प्लस और माइनस आया तो एक दूसरे को क्या कर लिए? आकर्षित कर लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए प्लस प्लस हो, ठीक है, प्लस प्लस होगा, इसको हम क्या कहते हैं? लाइक चार्जेस। क्या कहते हैं? लाइक चार्जेस। इंग्लिश में इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? लाइक चार्जेस। ठीक, लाइक चार्जेस। ठीक है। और अगर विपरीत आवेश होंगे यानी प्लस और माइनस रहेगा, देखिए इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यदि प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो उन दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है। इसे हम क्या कहेंगे? अनलाइक चार्जेस। क्या कहेंगे? अनलाइक चार्जेस। ठीक है। यानी
जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर हमने देखा, और जब विपरीत आवेश होंगे यानी एक प्लस होगा एक माइनस तो उसे हम अनलाइक चार्जेस कहते हैं, और इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण। यानी क्या है, यानी जिस तरह से, यानी इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करेंगे और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से लव करने लग सकते हैं, यानी आकर्षण हो जाएगा, प्रेम प्यार मोहब्बत हो सकता है। तो क्या करना है, इस तरह से। क्या बात है, आप लोग सोच रहे होंगे सर पहले ही दिन से प्यार मोहब्बत की बातें सिखा रहे हैं, ये क्या पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप जस्ट किडिंग, ऐसे ही समझ सकते हैं कि मतलब समान आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम पहले और दूसरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको इन टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसके सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसमें एक प्रयोग करेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो क्या होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, यानी वैद्युत आवेशों का मापन करना, यानी हम किस तरह से वैद्युत आवेश का मापन कर सकते हैं, किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश कितने ज़्यादा हैं, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं, और स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कैसे बना होता है हम इस बात पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक कांच का बॉक्स होता है। क्या होता है, कांच का बॉक्स। एक क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, कांच का बॉक्स है, एक कांच का बॉक्स होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक चालक छड़ लगी होती है। क्या लगी होती है, एक चालक छड़, कंडक्टर होता है। आप जानते हैं एक चालक क्या होता है, जो अपने भीतर से आसानी से आवेशों को प्रवाहित होने देता है। ठीक है, और चालक आप जानते हैं कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया। देखिए चांदी सबसे अच्छा चालक है, पर ये महंगा है, इसलिए हम इसका प्रयोग बहुत कम ही करते हैं। एल्युमिनियम सस्ता होता है, कॉपर थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम अधिक करते हैं। आप जानते हैं कि घरों में जो हमारे चालक पदार्थ होते हैं वो कॉपर या फिर एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक चालक छड़ है। ये क्या है, हमारा चालक छड़ है। ये है हमारा चालक छड़, और इसमें क्या होता है कि दो हल्की, बहुत हल्की, जिनका भार बहुत नगण्य होता है, दो हल्की पत्तियां लगी होती हैं, स्वर्ण की, सोने की पत्तियां लगी होती हैं, और यह बहुत हल्की होती हैं। इस तरह से एक दूसरे से संपर्कित रहती हैं, ऐसे बना होता है। ठीक है, इस तरह से लगा होता है, बहुत हल्की रहती हैं। ठीक, तो इसमें किया जाता है, सबसे पहले जब इस चालक पर कोई आवेशित क्षण संपर्कित नहीं कराया जाता है, तो ये जो स्वर्ण की पत्तियां होती हैं ये एक दूसरे से जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहती हैं, बिल्कुल यथावस्था में। और यह हमने इसमें इतना दूर बनाया है, इतना दूर नहीं होगा, बिल्कुल समीप होगा, इस तरह से। ठीक है, इतना बहुत समीप होगा। और उसके बाद जब हम इसमें कोई आवेशित छड़ संपर्कित करा देते हैं तो ये क्या होता है, एक दूसरे से धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। क्या होती हैं, इस तरह से फैल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम कोई इसमें चालक छड़, आवेशित छड़ इस पर संपर्कित नहीं कराए हैं, उस स्थिति में यह जो स्वर्ण पत्तियां हैं वो यथावस्था में रहेंगी, जिस अवस्था में है, बहुत समीप होंगी। तो इस टॉपिक को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जब चालक छड़ में कोई
आवेशित क्षण संपर्कित नहीं किया जाता है। आवेशित क्षण संपर्कित नहीं रहता है, तब स्वर्ण पत्तियाँ, ये देखिए ये क्या है, सोने की पत्तियाँ हैं, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं स्वर्ण की पत्तियाँ हैं। ये क्या हैं, स्वर्ण की पत्तियाँ हैं। तो तब स्वर्ण पत्तियाँ एक दूसरे से नहीं, स्वर्ण पत्तियाँ यथावस्था, मतलब जिस अवस्था में हैं वैसी ही रहेंगी, ठीक है, यथावस्था में रहती हैं। अतः मान लीजिए अगर इस अवस्था में ये स्वर्ण की पत्तियां हैं तो इसी अवस्था में, इस अवस्था में ही रहेंगी, ठीक है, और इनके बीच इसी तरह से फैलाव रहेगा। और दूसरी बात, जब हम, ठीक है, जब हम इसमें कोई चालक यानी आवेश, इस चालक क्षण में कोई आवेशित मतलब इस पर चार्ज होने चाहिए, मान लीजिए इसमें प्लस चार्जेस हैं, यह आवेशित क्षण है। क्या है, आवेशित क्षण है, ठीक है। आवेशित क्षण को इसमें जब संपर्कित करा देते हैं तो क्या होता है, देखिए ये क्या है, आपका आवेशित क्षण है। जब संपर्कित कराएंगे तो हम जानते हैं ये चालक है, अपने भीतर से आवेश को जाने देता है, तो इसमें से चार्ज क्या होते हैं, निकलकर इस तरह से आने लगते हैं और इन स्वर्ण पत्तियों में भी जाएंगे। तो इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, प्लस चार्ज जाएगा। और जब यह एक दूसरे के बिल्कुल समीप हैं इस तरह से, और दोनों पर ही प्लस चार्ज हैं, और अभी अभी हमने बताया कि दोनों में क्या होते हैं, मतलब प्लस चार्ज या माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और दोनों पर ही क्या है, ये प्लस चार्ज आ गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे, यानी प्रतिकर्षित करने लगेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, फैलाव हो जाएगा, ठीक है। इस बात को भी लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जब चालक क्षण में कोई आवेशित क्षण संपर्कित कर दिया जाता है, संपर्कित किया जाता है, तब स्वर्ण पत्तियाँ एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, ठीक है। तो अर्थात इतना फैलाव है, अगर यहाँ पर ये स्वर्ण पत्तियाँ इस अवस्था में थी तो अब किस अवस्था में हो जाएंगी, थोड़ा दूर हो जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, यानी ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वैद्युत आवेश का मापन करेंगे। देखिए आप सोच रहे होंगे सर वैद्युत आवेश का मापन कैसे हो गया इसमें, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। पहले जब संपर्कित नहीं था तो इसमें ये स्वर्ण पत्तियाँ एक दूसरे के समीप थी, और जब हम इसमें चार्ज दे रहे हैं तो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं।
चार्ज जितना ही अधिक होता रहेगा उतने ही ये स्वर्ण पत्तियाँ दूर होती जाएंगी। इनके बीच के कोण को हम नाप कर हम उनका अनुपात ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 चार्जेस हमने इसमें डाले तो इतना कोण हुआ, और अगर 20 चार्जेस डाल दिए तो ये और फैल गया, तो उसके दुगने अनुपात में ये क्या होगा, फैल जाएगा। तो ये अनुपात करके हम बता सकते हैं, इनका कोण जानकर, कोण पता करके हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितने आवेश संचित हैं। ठीक है, तो इस तरह से वैद्युत आवेश का मापन किया जाता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का यह एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक डिवाइस है। इसकी सहायता से हम किसी आवेशित क्षण में उपस्थित आवेशों का मापन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इतने टॉपिक्स को कवर किया है। यदि आपको इन टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक आप इतना लर्न कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।